Good afternoon all. In the previous class we study FIT test and now there is some rest part in the FIT chapter that we will continue in this session. ठीक है, तो FIT लिथोलॉजी इफेक्ट्स तक मैंने बता दिया था. FIT की नहीं है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रिपरेशन रहेगी, क्या टूल सिलेक्शन रहेगा, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो FIT टेस्ट के लिए टूल सिलेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम जो FIT में पंप लेंगे वो मड पंप ना लेके जो फ्लूइड को पंप कराएंगे फ्रैक्चर करने के लिए, फ्रैक्चर प्रेशर निकालने के लिए, वो हम मड पंप ना लेके हम सीमेंट पंप लेंगे. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम नहीं ये प्रेशर गेज ना लेके, मतलब मड प्रेशर गेज ना लेके हम लार्ज प्रेशर गेज लेंगे जिनकी नहीं है वेरिएबल रेटिंग्स होंगी, जो नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर को काउंट कर सके. ऐसा हम नहीं है क्या कहते हैं प्रेशर गेज लेंगे काउंट करने के लिए, जो माउंट होगा आपके स्मॉल बोर मैनिफोल्ड ऑफ द सीमेंट यूनिट. तो इक्विपमेंट ये लेंगे. प्रिपरेशन क्या करेंगे कि केसिंग टेस्ट करेंगे. यूजुअली जब नहीं है आपका जो सीमेंट प्लग होगा ना वो बम्प होगा फॉर्मेशन में, मतलब ड्यूरिंग ड्रिलिंग. ठीक है, जब हम नहीं है केसिंग टेस्टिंग करेंगे हमेशा जब नहीं है आपका नहीं है जो सीमेंटिंग करते हैं उसका प्लग बम्प होगा. ठीक है, और किस प्रेशर तक सीमेंटिंग करेंगे, या फिर तो आप प्री डिटरमाइंड कोई मैक्सिमम सरफेस प्रेशर मान लो जिसको नहीं है हम लिमिट टेस्ट के लिए मानते हैं, या फिर आप नहीं है ऑफसेट वेल से, या फिर आप नहीं है कोई मॉडल प्री डिटरमाइंड मॉडल से निकाल सकते हो उसको. ठीक है, या फिर उसको कैरी कराना है आपको जो किक आती है ना, किक आती है जब नहीं है अंडर बैलेंस ड्रिलिंग करते हैं तो बाई चांस किक आ जाती है, तो किक को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना होता है ना उतना प्रेशर हम नहीं है यहाँ पर नहीं है केसिंग को टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं. साथ ही साथ बेल एड फ्लोइंग प्रेशर के बराबर हम नहीं है प्रेशर लगा सकते हैं केसिंग को टेस्टिंग करने के लिए. ये सब हम करेंगे प्रोडक्शन केसिंग में. ठीक है, ये सिमिलर है उसके हर्मेटिंग टेस्ट के सिमिलर है. ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम होता है उसके सिमिलर है. ठीक है, तो जो केसिंग टेस्टिंग करेंगे हम वो किस रेट पे करेंगे, मतलब जो केसिंग टेस्टिंग करेंगे जैसे केसिंग है ये. ठीक है, और इसको टेस्ट करना है तो फ्लूइड जो पंप करेंगे वो किस रेट पे करेंगे, वो उसी रेट पे करेंगे जिस रेट पे हम नहीं है FIT टेस्ट अपना कंडक्ट कराएंगे. ठीक है, और जो प्रेशर हम एज्यूम करेंगे जिस प्रेशर तक आपको नहीं केसिंग टेस्ट करनी है उसी प्रेशर को हम नहीं लिमिट टेस्ट प्रेशर मान लेंगे जब हम नहीं FIT लिमिट टेस्ट करेंगे. क्योंकि हमें फ्रैक्चर फॉर्मेशन को फ्रैक्चर तो कराना नहीं है, तो हम नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर की नहीं है ओरिजिनल वैल्यू तो निकालेंगे नहीं FIT टेस्ट, हम नहीं है FIT लिमिट टेस्ट करेंगे, मतलब फ्रैक्चर प्रेशर से जस्ट बिलो आपको नहीं है वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हम नहीं नियरली फ्रैक्चर प्रेशर मान लेंगे. ठीक है, तो प्रिपरेशन ये हो गई. FIT लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, FIT लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा. उसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे मैंने ये बेल वो ड्रिल कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे मैंने केसिंग लगा दी. ठीक है, अब क्या है कि मेरे को नहीं है नीचे नहीं है पूरा फॉर्मेशन चॉक्ड है, अब मेरे को यहाँ से नहीं है वो करना है ड्रिल, तो मैं 10 to 20 फीट पहले ड्रिल करूँगा नीचे. ठीक है, तो मान लो 10 to 20 फीट यहाँ पे ड्रिल हो गया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें नहीं है इसका FIT टेस्ट करना है मेरे को, तो नहीं है हम नहीं है केसिंग शू पे FIT टेस्ट करेंगे क्योंकि इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है. अगर मैंने यहाँ के हिसाब से किया तो क्या होगा कि नहीं है इस जैसे ये 300 PSI पे टूटेगा लेकिन ये 200 PSI पे टूटेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ हमेशा नीचे के कंपैरिजन कम होगी. ये मैंने आपको प्रिपरेशन में बताया था, डेप्थ के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. तो अगर मैंने 300 के हिसाब से मड वेट नहीं है डिजाइन कर दिया अपर लिमिट ऑफ मड वेट, तो ये हो जाएगा 250 समथिंग हो गया. तो 250 से 200 से ऊपर हो गया तो ये फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा. अगर मैंने 200 के हिसाब से ये डिजाइन किया, मान लो 190 किया मैंने, तो 190 300 को नहीं तोड़ पाएगा. तो नहीं है हमको नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से डिजाइन करना है. तो मैंने 10 to 20 फीट नहीं है पहले नहीं है ड्रिल कर दिया, फिर क्या किया इसमें फ्लूइड इंजेक्ट किया FIT टेस्ट के लिए. फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे तो उसको नहीं जैसे मैंने 10 BBL किया, फिर नहीं है अगले टाइम पे मैं 10.5 BBL कर दूंगा, फिर अगले टाइम पे 11 BBL कर दूंगा, मतलब इक्वल अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ाऊंगा और उससे जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको मेजर करूंगा. फिर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है,
अब नहीं है, मैं वॉल्यूम इंजेक्ट करता जा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे नहीं है ये प्रेशर का मतलब कर्व स्ट्रेट लाइन से मूव कर जाए उसको बोलेंगे लीक ऑफ प्रेशर, ठीक है। जनरली हम लीक ऑफ प्रेशर तक करते नहीं है, हम इससे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे फॉर्मेशन में लीक ऑफ ना हो, ठीक है। तो उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिट टेस्ट वैल्यू। अगर नहीं है हम लीक ऑफ से भी ऊपर फ्रैक्चर करते गए तो नहीं है फॉर्मेशन हो जाएगा रप्चर हो जाएगा और फॉर्मेशन का नहीं है ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर या फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेन या फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेस, ठीक है। जब नहीं है ये फ्रैक्चर नहीं है आपके वर्जिन रॉक में एंटर कर जाएगा, जैसे कोई बेल बोर मैंने ड्रिल किया और इसके चारों तरफ इसको ड्रिल करने की वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे तो स्ट्रेस ज़्यादा है और यहाँ पे स्ट्रेस कम है, ये आपकी वर्जिन रॉक हो गई और ये आपकी नहीं है सेल हो गई जो नहीं है बेल को ड्रिल करने की वजह से नहीं जनरेट हुआ हाइयर प्रेशर की। तो मैंने जब इसको फ्रैक्चर कर दिया फ्रैक्चर ब्रेकडाउन प्रेशर पर, तो फ्रैक्चर फिर नहीं आपकी वर्जिन रॉक में एंटर करेगा, वर्जिन रॉक का प्रेशर है कम इन कंपेरिजन टू इसके 350, ठीक है। इसके कंपेरिजन में इसका कम है, तो जब नहीं है फ्लूइड इंजेक्ट करेगा तो उसका प्रेशर भी 300 के बराबर हो जाएगा, तो फ्लूइड का प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ठीक है, तो जिस पॉइंट पे नहीं है रप्चर हुआ है उसको बोल देंगे फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर, ठीक है। और हमको ना तो रप्चर करना, ना हमको नहीं है लीक ऑफ करना, ना हमको फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना, तो हम लिमिट टेस्ट तक करते हैं। इसकी वैल्यू इससे कम होती है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट मान के चलते हैं, फ्रैक्चर प्रेशर मान के चलते हैं। अगर मैंने इस फॉर्मेशन में एंटर कर गया, और जैसी वर्जिन रॉक में फ्रैक्चर मूव हुआ तो प्रेशर नहीं है इस पॉइंट पर आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर, ठीक है। फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, स्ट्रेस मिनिमम के। अगर वर्टिकल टेक्टोनिक रिलैक्स रॉक की बात करूँ, वर्टिकल टेक्टोनिक्स रिलैक्स रॉक की बात करूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा एच मिनिमम, और वर्टिकल टेक्टोनिक एक्टिव रॉक की बात करूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा वर्टिकल मिनिमम, क्योंकि एक्टिव रॉक में नहीं है मिनिमम स्ट्रेस होता है वर्टिकल डायरेक्शन में और रिलैक्स रॉक में होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये उसके बराबर हो जाएगा फॉर्मेशन फ्रैक्चर, क्योंकि वो सिग्मा मिनिमम के बराबर ही होता है। तो फॉर्मेशन फ्रैक्चर की वैल्यू आ गई। अगर नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर की वैल्यू आ गई लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू लेने के चक्कर में ये फॉर्मेशन हो गया फ्रैक्चर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जस्ट बिलो इसके नीचे तक कोई वैल्यू मान लेंगे प्री डिटरमाइंड मॉडल से या फिर ऑफसेट वेल से, और वहाँ तक टेस्ट करेंगे और उसी को ये हम प्रेशर मान लेंगे, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट का प्रेशर आपका कम होगा सबसे, फिर आएगा फ्रैक्चर प्रेशर, फिर आएगा आपका लीक ऑफ प्रेशर, फिर आएगा आपका ब्रेकडाउन प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं इस फ्रैक्चर को बेल को सटिन कर दिया, जो फ्लूइड में इंजेक्ट कर रहा हूँ, इसमें फ्लूइड जो इंजेक्ट कर रहा हूँ FIT करने के लिए, उसमें मैंने बेल को सटिन कर दिया, ठीक है। तो और कोई बेल में वॉल्यूम में इंजेक्ट नहीं कर रहा, तो वॉल्यूम यहाँ पर रुक गया, तो नहीं है ये टेस्ट यहीं पर रुक जाएगा। और जो प्रेशर नहीं है मेरे यहाँ पर प्रेशर गेज पर रिकॉर्ड होगा ऊपर, वो आपका आ जाएगा सिग्मा एच मिनिमम और फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर। अगर मैं नहीं है वॉल्यूम पंप करता गया तो ये नहीं है वॉल्यूम पंप करता गया तो ये फ्रैक्चर बढ़ता जाएगा फॉर्मेशन में। वर्जिन रॉक में, ये वर्जिन रॉक है तो इसमें फ्रैक्चर बढ़ता जाएगा सेम प्रेशर पे। प्रेशर जो प्रेशर गेज में रहेगा वो सेम प्रेशर रहेगा, प्रेशर अब ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो मैंने पूरी मतलब फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करता गया, अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बेल को खोल दिया और सारा फ्लूइड जो अंदर डाला था वो बाहर ले लिया, तो प्रेशर नहीं है गेज का एकदम से कम होगा, तो नहीं है ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट आएगा। और जो फ्रैक्चर प्रेशर यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर प्रेशर क्या होगा, देखो ये वाला फ्लूइड कॉलम की ये जो ड्रिलिंग मड होगा उसका कुछ प्रेशर होगा या इस पॉइंट पे, और इसका प्रेशर जो नहीं है आपका गेज में, जो आपका नहीं है सरफेस पे FIT का प्रेशर आ रहा है ना, वो वाला प्रेशर, ठीक है। तो FIT प्रेशर को मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ये तो आ गया फ्रैक्चर प्रेशर, तो सरफेस पे गेज का प्रेशर आ रहा है और प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम, तो ये प्रेशर दोनों मिलकर तो यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो सिग्मा एच मिनिमम के बराबर हो जाएगा, मतलब आपका फ्रैक्चर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे को इसको ग्रेडियंट में चेंज करना है, तो मड का तो डायरेक्ट हम नहीं है प्रेशर अपॉन हाइट ले लेंगे, तो नहीं है मड का ग्रेडियंट निकल जाएगा। सिमिलरली इस प्रेशर के नीचे हाइट दे देंगे तो मड का ग्रेडियंट निकल जाएगा। ये मड हमने खुद डिजाइन की है तो इसका ग्रेडियंट हमको पता होगा मड का ग्रेडियंट, और सिंपली ये FIT के मैंने ये प्रेशर के अपॉन हाइट कर दूंगा, तो ये टोटल
मेरे को फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाएगा। वही किया है इसने, फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ मड ले लिया है, मतलब मड वेट ले लिया है, और FIT टेस्ट का जो प्रेशर आया है यहाँ पर उसको नहीं है डेप्थ से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि PPG में चाहिए तो मैंने 0.052 से भी डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर निकाला था वो मैंने क्या निकाला था इस पॉइंट पे, फ्रैक्चर प्रेशर। पर जनरली हम फ्रैक्चर प्रेशर नहीं निकालते, हम FIT लिमिट टेस्ट तक ही वैल्यू करते हैं। लिमिट टेस्ट का नहीं है, ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर तो नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब किक होती है तो हम नहीं है, जब किक आती है जैसे कोई फॉर्मेशन है, जैसे कोई फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसका प्रेशर जो मड लगा रही है वो कम हो गया, P हाइड्रोस्टेटिक कम हो गया P फॉर्मेशन से, तो इसमें किक आएगी। ठीक है, तो हमको ऊपर से इस किक को रोकने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम कितना प्रेशर लगा सकते हैं, हम उतना प्रेशर लगा सकते हैं जिससे फॉर्मेशन फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो ड्रिलिंग मड इसमें घुस जाएगा, किक तो रुक जाएगी लेकिन आपका ड्रिलिंग मड इसमें घुस जाएगा। तो इस प्रेशर का कितना कैसे पता पड़ेगा कि हमें इतना प्रेशर लगाना चाहिए, वो FIT लिमिट टेस्ट के प्रेशर से पता पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमें ये नहीं है किक को कंट्रोल करने के काम आता है FIT लिमिट, फ्रैक्चर ग्रेडियंट वो ठीक है, तो आपने फ्रैक्चर ग्रेडियंट प्रेशर निकाल लिया, पर फायदा ही क्या हुआ जब नहीं फॉर्मेशन ही फ्रैक्चर हो गया, तो हम फ्रैक्चर ग्रेडियंट प्रेशर नहीं निकालेंगे, हम FIT लिमिट टेस्ट FIT लिमिट प्रेशर निकालेंगे। और लिमिट प्रेशर किस काम आएगा, किक को कंट्रोल करने के लिए। और जब ब्लो आउट या किक आ रही है तो जो केसिंग एनुलस होगा उसमें नहीं है सर्टेन प्रेशर जितना लगाना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए, किक यहाँ पर पहुँच गई और इसको बंद करने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये फॉर्मेशन फ्रैक्चर ना हो जाए, तो उसके काम आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिख रहेंगे कि फ्रैक्चर ग्रेडियंट ट्रू तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं है आपके किक प्रेशर को नापने के लिए, और मैक्सिमम अलाउएबल एनुलस सर्टेन प्रेशर के काम आएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि लिमिट टेस्ट तक नहीं है, मैं नहीं है फॉर्मेशन की लिमिट टेस्ट तक मैं FIT करूँगा, फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट। तो हमको तो पता है कि जो लिमिट टेस्ट की वैल्यू होती है, जो लिमिट टेस्ट की वैल्यू होती है, ये लिमिट टेस्ट की वैल्यू होती है वो फॉर्मेशन फ्रैक्चर से कम ही होती है। तो जब हम किसी फॉर्मेशन में लिमिट टेस्ट की वैल्यू करते हैं तो वो नहीं है, फॉर्मेशन फ्रैक्चर ही नहीं होता, तो हर बार क्या होता है फॉर्मेशन अच्छा ही निकलता है कि वो फ्रैक्चर ही नहीं हो रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही निकलती है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि FIT टेस्ट या फिर तो ऑफसेट वेल से निकालेंगे, या फिर नहीं है आप नहीं है प्री डिटरमाइंड मॉडल से निकालेंगे जो हम मैं आगे पढ़ाऊंगा, या फिर आप नहीं है किससे निकाल सकते हो, आप कैसे निकालोगे कि फॉर्मूले नहीं है, आप एक्चुअल फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर निकालोगे। मतलब अगर ये 500 PSI आ गया तो मेरे को पता पड़ गया कि फॉर्मेशन 500 PSI पे फ्रैक्चर होता है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता पड़ गया 500 PSI पे होता है, तो मैं क्या करूँगा 500 से जस्ट बिलो वैल्यू लूँगा, मतलब 495 PSI मैंने वैल्यू ली, तो ये मैं लिमिट टेस्ट प्रेशर की वैल्यू मान के चलूँगा, और इस पे मैं दोबारा प्रेशर इस प्रेशर पे मैं दोबारा FIT टेस्ट कराऊंगा, और फिर देखूंगा कि इस प्रेशर पे फॉर्मेशन फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा, तो मैं फ्रैक्चर ग्रेडियंट एक्चुअल फ्रैक्चर ग्रेडियंट FIT टेस्ट से निकालने के बाद भी FIT की वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की मामला रहेगा क्योंकि फॉर्मेशन एक बार तो फ्रैक्चर हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मैंने लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए फ्रैक्चर करूँगा, फिर नहीं है इस तक देखूंगा कि अब इस तक तो नहीं हो रहा, मतलब 500 तक तो हो रहा था, अब मैंने 495 ले लिया तो 495 पर नहीं हो रहा, 495 तो फिर दोबारा नहीं हो रहा, तो मैं 495 तक लिमिट टेस्ट करूँगा। तो वही दे रखा है, या तो आप तो ऑफसेट वेल से निकाल सकते हो, या कोई मॉडल से निकाल सकते हो, या फिर सरफेस पे मैक्सिमम प्री डिटरमाइंड प्रेशर एज्यूम कर सकते हो, या फिर फ्रैक्चर ग्रेडियंट डिटरमाइन करोगे और फिर उससे थोड़ी सी वैल्यू कम लेके आप उसको नहीं है FIT लिमिट टेस्ट तक निकाल सकते हो। अब FIT टेस्ट का इंटरप्रिटेशन, जो FIT टेस्ट हमने किया है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा कि जैसे इसी में कर्व ले लेता हूँ मैं, जैसे ये कर्व है, सॉरी जैसे ये वाला कर्व है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने नहीं है
वॉल्यूम बढ़ाता गया और प्रेशर बढ़ता गया, ठीक है। यहाँ पे समथिंग 2 पे 2 आपका 5 से कम है तो 2 पे आपकी नहीं है लिमिट टेस्ट आ गई, फिर 3 पे आपका लीक ऑफ हो गया तो ये टेढ़ा मतलब अपने स्ट्रेट लाइन से मूव हो गया, 4 पे आपका फ्रैक्चर ग्रेडियंट हो गया जो आपके सेल को तोड़ने के काम आएगा, जो सेल चारों तरफ बनेगी बेल को ड्रिल करने के मैकेनिक्स के कारण, ठीक है। फिर आपका फ्रैक्चर रॉक तुरंत ही वर्जिन रॉक में चला जाएगा इसी वॉल्यूम पर, इसी सेम वॉल्यूम पर, तो आपका प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि जो वर्जिन रॉक है उसका नहीं है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम होगा जो आपके सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नहीं है तो हमको नहीं है, जैसे ही नहीं है वर्जिन रॉक में नहीं है फ्रैक्चर एंटर करा, वर्जिन रॉक में फ्रैक्चर एंटर करा, ठीक है, ये वर्जिन रॉक हो गई, ये आपकी सेल हो गई, तो यहाँ पे जो प्रेशर तुरंत यहाँ पर जाएगा फ्रैक्चर, तो यहाँ पर प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा और उस प्रेशर को हम गेज में नाप लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका मिनिमम ओरिएंटल स्ट्रेस फॉर वर्टिकल टेक्टोनिक रिलैक्स वेल और मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस फॉर टेक्टोनिक एक्टिव वेल इन वर्टिकल वेल, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिव वेल इन वर्टिकल वेल, ठीक है। अब क्या है कि मैंने नहीं है ये प्रेशर एज्यूम कर लिया और बेल को कर दिया सट, अब मेरे को पता पड़ गया कि मेरा नहीं फ्रैक्चर प्रेशर क्या है, लेकिन मैं फ्रैक्चर को प्रोपोगेट कराना चाह रहा हूँ तो मैं फिर इस बेल को सट ना करके इसमें और वॉल्यूम डालूंगा, लेकिन अब प्रेशर बढ़ेगा नहीं, फिर भी नहीं है फ्रैक्चर आगे की साइड बढ़ेगा, तो वॉल्यूम में बढ़ाता जा रहा हूँ, प्रेशर वही है, फिर भी फ्रैक्चर आगे प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। और किसी पॉइंट पर अगर मैंने नहीं है इसको नहीं है सट इन कर मतलब इसको नहीं है खोल दिया और जो फ्लूइड डाला है उसको निकाल लिया तो प्रेशर कम होता जाएगा, मतलब ब्लीड ऑफ होता जाएगा, ये इंटरप्रिटेशन है सिंपली इसका, ठीक है। तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्चर प्रेशर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, फ्रैक्चर प्रेशर तक जनरली टेस्ट नहीं करते क्योंकि फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाता है, हम लिमिट टेस्ट तक करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन देखो जो FIT जो प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व था ना वाल ऐसा, ठीक है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम का कर्व था ना, ये भी चेंज होता रहता है, कभी ये लाइन है तो कभी ऐसी लाइन आएगी, कभी इससे ऊपर आएगी, तो ये तीनों कर्व मतलब इस तरीके से भी चेंज होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके फॉर्मेशन टाइप पे, फॉर्मेशन स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेस पे, फॉर्मेशन परमेबिलिटी के, मिनरलोजी पे, आपके नहीं है क्या कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, ठीक है, परमेबिलिटी मिनरलोजी मैंने बता दी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। साथ के साथ किस पे डिपेंड करता है, साथ के साथ किस पे डिपेंड करेगा कि जैसे कई फॉर्मेशन ऐसे होते हैं ब्रिटल नेचर के, जैसे ब्रिटल नेचर का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है कि मैं अगर प्रेशर बढ़ाता जाऊँ, वॉल्यूम बढ़ाता जाऊँ तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और जितनी स्ट्रेट लाइन आती जाएगी और फिर यहाँ से फ्रैक्चर डायरेक्ट हो जाएगा, ना तो इसमें लीक ऑफ हुआ ना इसमें ब्रेक डाउन हुआ, सीधे फॉर्मेशन फ्रैक्चर कर गया, तो इसमें मेरे को पता ही नहीं पड़ेगा कि कब फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो गया, तो ये हानिकारक है ना। अगर मेरा प्रेशर ऐसे आता पहले लीक ऑफ होता तो मैं समझ जाता कि अब फ्रैक्चर होने वाला है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट ही कर गया, तो ऐसे फॉर्मेशन को बोलते हैं ब्रिटल फॉर्मेशन। ब्रिटल फॉर्मेशन ये मेनली लाइमस्टोन और सीमेंटेड सेडिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन में हम जो फ्रैक्चर करते हैं वो रिकमेंड होता है कि आप लीक ऑफ टेस्ट तक ही करो, ठीक है, लीक ऑफ टेस्ट तक ही करो, लीक ऑफ तक मत करो क्योंकि लीक ऑफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं नॉन कंसोलिडेटेड, और नॉन कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन आपके कौन से होते हैं, जैसे सैंडस्टोन आप जियोलॉजी में पढ़ोगे, सैंडस्टोन आपका फॉर्मेशन होता है नॉन कंसोलिडेटेड और लूज फॉर्मेशन। सैंडस्टोन होता है उसमें क्या होता है कि नहीं है जैसे मैं प्रेशर और वॉल्यूम डालूं और ये लूज फॉर्मेशन है तो कम ही प्रेशर पे इसमें लीकेज होने लग जाएगी, तो लीकेज शुरू से ही होने लग गई, स्ट्रेट लाइन नहीं आई, थोड़ी सी आई और शुरू से ही लीकेज होने लग गई, लेकिन फॉर्मेशन फ्रैक्चर नहीं कर रहा। तो हम क्या जानते, हम क्या मानते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जनरली हम क्या करते हैं, प्रेशर लीकेज हो रहा है तो प्रेशर को बराबर लेके चलते हैं कि और ज़्यादा ना हो जाए सो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए। तो लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, नहीं है फॉर्मेशन का फ्रैक्चर प्रेशर मतलब प्रेशर हमेशा इस पॉइंट से ज़्यादा ही करते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये इसका नाटक हो रहा है, ये लीक ऑफ होता ही है, फ्रैक्चर नहीं होने वाला। तो जनरली हम जो प्रेशर FIT करते हैं वो ग्रेटर होता है उसकी एर्जुनल वैल्यू से। तो नॉन कंसोलिडेटेड और लूज फॉर्मेशन की ये बात है। प्रेडिक्टिंग फ्रैक्चर ग्रेडियंट, प्रेडिक्ट क्यों करते हैं
जब नहीं है मैं एक्सप्लोरेटरी वेल या फिर रैंड वाइल्डकेट वेल या फिर वाइल्डकेट वेल कोई सा भी वेल ड्रिल कर रहा हूँ तो उसकी वेल प्लानिंग बनानी पड़ेगी मेरे को, और वेल प्लानिंग में फ्रैक्चर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेल प्लानिंग में आप ड्रिलिंग मड को तो कंस्ट्रक्ट करोगे कि ड्रिलिंग मड का वेट मेरे को कितना लेना है जिससे नहीं है आपका फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ना हो। तो उसके लिए हमको फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर पता होने चाहिए। फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमको ये टू ऑप्टिमाइज वेल प्लानिंग वी नीड फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर, ठीक है। लेकिन हम ऑरिजिनल निकालते क्योंकि ऑरिजिनल निकालेंगे तो हमारा फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, इसलिए हम निकालते हैं लिमिट टेस्ट तक, ठीक है। तो हमें नहीं है प्रेडिक्ट या फिर तो हम नहीं है ऑफसेट वेल डाटा से ले सकते हैं। अगर ऑफसेट वेल डाटा नहीं पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस प्रेशर। तो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे उसके लिए मॉडल्स होते हैं, तो वो मॉडल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब पहला मॉडल पढ़ेंगे हम H&W मेथड, दैट इज हावर्ड एंड विलिज मेथड। हावर्ड एंड विलिज मेथड क्या कहता है, जो आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर होता है ना वो आपका Fg इजिकल टू सिग्मा 3 पोर प्रेशर, ठीक है। और ये है आपका क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। पहले आप एक चीज देखो, इससे पहले देखो सुनना इसमें, ठीक है, कि होता क्या है। जैसे ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, ओवरबर्डन प्रेशर होता है वर्टिकल प्रेशर। तो मैं वर्टिकल प्रेशर निकालूं तो डेंसिटी बल्क इनटू हाइट जिस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ अपन 144, अगर ये एलवी पर फीट क्यूब में है तो, ठीक है। तो ये आ गया PSI में वर्टिकल प्रेशर। अब इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर क्या हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल प्रेशर दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर माइनस पोर प्रेशर, ये होता है पोरो इलास्टिक कांस्टेंट, पोरो इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आप नहीं है बेल स्टिमुलेशन में पढ़ोगे, लेकिन मैं एक व्यू दे देता हूँ इसका। इसकी वैल्यू जनरली 0.7 होती है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर, ये हो गया वर्टिकल प्रेशर, ये हो गया इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर। वर्टिकल प्रेशर आपका ओवरबर्डन प्रेशर होता है, तो चाहे तो आप इसको ओवरबर्डन प्रेशर कह लो, चाहे वर्टिकल प्रेशर कह लो, चाहे आप इसको इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर कह लो, चाहे वर्टिकल प्रेशर कह लो। कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे मेरा ये फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें ओवरबर्डन प्रेशर कहाँ से लगेगा, जो ओवरलाइंग फॉर्मेशन होगी उसकी वजह से ओवरबर्डन प्रेशर लगेगा। लेकिन नीचे बढ़ रहा है फ्लूइड, तो फ्लूइड का ही प्रेशर होता है जिसको पोर प्रेशर कहते हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर फ्लूइड के कारण इस फ्लूइड पर प्रेशर लग रहा है, तो जब ये फ्लूइड पर प्रेशर लगेगा तो ये पोर्स के अंदर है, तो ये पोर्स पे प्रेशर लगाएगी। अगर पोर्स पे नहीं लगाएगी तो ये फ्लूइड पे जो प्रेशर लग रहा है तो ये मूव हो जाएगा। अगर मैं ये पेन है और इस पर प्रेशर लगाऊं और ये वापस प्रेशर ना लगाए तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस पर प्रेशर लगता है पोर प्रेशर, तो ये सेम प्रेशर ऊपर की साइड लगाती है, चारों तरफ लगाती है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, मान लो ये 100 का है और ये पोर प्रेशर लगा रही है ऊपर की साइड 30 का, तो ओवरऑल प्रेशर कितना हो गया नीचे 70, ठीक है। और 70 हो गया तो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर क्या माना मैंने, ओवरबर्डन प्रेशर माइनस पोर प्रेशर, तो वही मैंने माना है ओवरबर्डन प्रेशर माइनस पोर प्रेशर और पोरो इलास्टिक कांस्टेंट। तो ठीक है, ये आ गया आपका इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। अब निकालेंगे इफेक्टिव हॉरिजेंटल प्रेशर, तो ये होता है म्यू 1 माइनस न्यू सिग्मा बी वर्टिकल, ठीक है। तो ये न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी होती है, पता नहीं क्या होता है, पॉइजन रेशियो। इसकी जनरल वैल्यू होती है 0.3, पर ये वेरी करती है, तो आप इसको याद मत रखो, ठीक है। ये देगा आपको या फिर आपको निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होती है पॉइजन रेशियो। ये आ गया इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर, ठीक है, सिग्मा एच वर्टिकल, ठीक है, इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर। अब मैं हॉरिजेंटल प्रेशर निकालूं, सिग्मा एच वर्टिकल आ गया। अब
अगर ये इफेक्टिव ओरिएंटल प्रेशर आ गया और मैं ओरिएंटल प्रेशर निकालूं तो ओरिएंटल प्रेशर होता है सिग्मा एच माइनस पोर प्रेशर, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्टिकल प्रेशर, ये आपका आ गया इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर, ये आपका आ गया ओरिएंटल प्रेशर, और ये आपका आ गया, यहाँ से अगर निकालूं तो इफेक्टिव ओरिएंटल प्रेशर, और ये आ गया आपका ओरिएंटल प्रेशर। तो ओरिएंटल प्रेशर ये आ गया आपका, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि फ्रैक्चर प्रेशर किसके बराबर होता है, ओरिएंटल मिनिमम ओरिएंटल प्रेशर के। मैंने बताया था फ्रैक्चर प्रेशर किसके बराबर होता है, मिनिमम स्ट्रेस के, और वर्टिकल टेक्टोनिक रिलैक्स बेल में मिनिमम स्ट्रेस की डायरेक्शन में होता है, ओरिएंटल डायरेक्शन में। तो ओरिएंटल प्रेशर आ गया ये आपका, तो सिग्मा एच डैश प्लस पोर प्रेशर, तो ये ओरिएंटल स्ट्रेस है आपका। तो फ्रैक्चर प्रेशर इजकल टू, ये फ्रैक्चर ग्रेडियंट नहीं है, फ्रैक्चर प्रेशर है, ठीक है। फ्रैक्चर प्रेशर इजकल टू ये आएगा सिग्मा एच डैश इफेक्टिव ओरिएंटल प्रेशर प्लस पोर प्रेशर, ठीक है। तो वही लिखा है, सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा एच डैश, और क्या ये इफेक्टिव मिनिमम ओरिएंटल प्रेशर, और ये पोर प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मैं निकालूं इसकी वैल्यू तो ये किसके बराबर आएगा, सिग्मा एच माइनस पोर प्रेशर। तो ये होता है, ये इफेक्टिव मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है कि मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, तो ये वैल्यू आ गई। तो सिंपली ये क्या है, इफेक्टिव ओरिएंटल प्रेशर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एच माइनस पोर प्रेशर। तो सिग्मा एच माइनस पोर प्रेशर रखूंगा मैं यहाँ पे, तो पोर प्रेशर से पोर प्रेशर घटेगा तो सिग्मा एच बचेगा ना खाली, तो वही फ्रैक्चर प्रेशर आ गया, ठीक है। और आपका इन चारों फॉर्मूले से अगर मैं ब्रेक डाउन प्रेशर निकालूं, एक और बात, जो ये सिग्मा एच है ना, ये होता है, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ओरिएंटल डायरेक्शन में 2 प्रेशर होते हैं, ठीक है, एक इंटरमीडिएट और एक मिनिमम, और वर्टिकल में होता है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ओरिएंटल डायरेक्शन में होता है एक इंटरमीडिएट और एक मिनिमम। तो अगर मैं इस चीज़ को भूल जाऊं तो ये 2 प्रेशर आ गए। अब 2 प्रेशर में कौन सा ज़्यादा है, तो ये हो गया ओरिएंटल डायरेक्शन में मैक्सिमम जो इंटरमीडिएट वाला था, और ये हो गया ओरिएंटल डायरेक्शन में मिनिमम। तो ओरिएंटल डायरेक्शन में 2 प्रेशर हो गए, एक ओरिएंटल डायरेक्शन मैक्सिमम और एक हो गया ओरिएंटल डायरेक्शन मिनिमम, ठीक है। अब देखो कि जो सिग्मा एच डैश है ना, वो तो है इंटरमीडिएट, मतलब मैक्सिमम प्रेशर इन ओरिएंटल डायरेक्शन, और सिग्मा एच है ना, ये है आपका मिनिमम प्रेशर, ठीक है। सिग्मा एच है आपका मिनिमम प्रेशर, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एच है आपका मिनिमम प्रेशर। तो ओरिएंटल डायरेक्शन में 2 इंटरमीडिएट और मिनिमम, और इंटरमीडिएट अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये दोनों 2 फोर्स हो गए ओरिएंटल डायरेक्शन में, तो इंटरमीडिएट वाला हो जाएगा ओरिएंटल डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स, और ये मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो ये वाला हो गया ओरिएंटल डायरेक्शन में सिग्मा एच डैश, और मिनिमम ये हो गया, ठीक है। तो जो आपका नहीं है ब्रेकडाउन प्रेशर आएगा ना, वो आएगा सिग्मा एच मिनिमम, सिग्मा एच मैक्सिमम, टेक्टोनिक स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या टेक्टोनिक स्ट्रेस, कुछ इस तरीके से आएगा, हाँ। सिग्मा एच मिनिमम माइनस सिग्मा एच मैक्सिमम प्लस टेंसाइल रॉक टेंसाइल स्ट्रेंथ माइनस पोर प्रेशर, और इसमें 3 लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ग्रेडियंट। तो अभी नहीं, हम क्या अभी तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्चर प्रेशर आ गया सिग्मा एच मिनिमम के बराबर, सिग्मा एच मिनिमम होता है सिग्मा इफेक्टिव 3 और प्लस पोर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और तो और, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है सिग्मा एच 3 की, ये न्यू 1 माइनस न्यू और सिग्मा बी डैश, और सिग्मा बी डैश क्या होता है,
सिग्मा बी डैश होता है सिग्मा बी, तो ये सिग्मा बी है माइनस पोर प्रेशर, सिग्मा बी माइनस पोर प्रेशर प्लस पोर प्रेशर ऊपर से पहली था और सिर्फ डेप्थ का डिवाइड दे दिया दोनों में, तो ये आ गया फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सवाल है इस पे। ठीक है, इसको कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ग्रेडियंट, जो कि मैंने बता दिया है इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, जो मैंने अभी ड्राइव किया था। बाकी इसकी थ्योरेटिकल डाटा मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूला कब आता है ये बता दूंगा, और इफेक्ट बता दूंगा ब्रेकडाउन ग्रेडियंट पे, और फिर केसिंग सीट सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल हो जाएगा, और केसिंग सीट मेथड हो जाएगा। ये चैप्टर आपका FIT कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने ये सब चीज़ें बता दी आपको, प्रेडिक्टिंग कैसे करते हैं और FIT इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, FIT टेस्ट कैसे करते हैं, प्रिपरेशन क्या होती है, इक्विपमेंट क्या लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया ये सिग्मा H3 क्या है और पोर प्रेशर क्या है, और इससे ऐसी वैल्यू कैसे आई है, और ये सारे फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर दिए। और सिग्मा H इंटरमीडिएट को मिनिमम कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं ओरिएंटलाइजेशन में, और ये सिग्मा H मिनिमम को मिनिमम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम नहीं है फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ग्रेडियंट पढ़ेंगे। प्रेशर मैंने उसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।